ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज बच्चे हम क्या करने जा रहे हैं, आज मैं आपको प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताएंगे। बहुत सारी प्रॉपर्टी आपकी डिस्कस की जाएंगी चार्ज के साथ, जिसके अंदर फर्स्ट वन है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो चार्ज की फर्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिविटी। एडिटिविटी क्या मीन्स है बच्चे, देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, एज वी नो दैट इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, तो जस्ट आप उसे जैसे रियल नंबर को ऐड करते हो तो बिल्कुल उसे ही आप क्या कर सकते हो, आप चार्जेस को ऐड कर सकते हो। तो एडिटिविटी इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम कैन बी कैलकुलेटेड बाय एडिंग ऑल द चार्ज प्रेजेंट एनीवेयर ऑन द सिस्टम। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंगली, क्योंकि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है तो उसे जस्ट लाइक रियल नंबर की तरह आप ऐड कर सकते हो। सिर्फ उसके साइन को जो प्रॉपर साइन के साथ उसे लीजिएगा। अगर मान लीजिए एक आइसोलेटेड सिस्टम है तो अकॉर्डिंग टू एडिटिविटी ऑफ चार्ज, अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम का नेट चार्ज निकालना है तो आपके आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज कहीं भी प्रेजेंट हो उन सभी चार्ज का क्या कीजिए, अलजेब्रिक सम कर दीजिए, लेकिन उसके प्रॉपर साइन को जरूर साथ में लीजिएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक आइसोलेटेड सिस्टम है, इसके अंदर नंबर ऑफ चार्ज आपके प्रेजेंट है Q1, Q2, Q3, Q4, ठीक है। तो इस तरह आपके नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट है, लीजिए Qn तक आपके प्रेजेंट है, एंड वी हैव टू डिटरमाइन द नेट अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन दिस आइसोलेटेड सिस्टम। दिस कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ सिंपल मैथमेटिकली अलजेब्रा। यानी कि क्या करना है, इस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जितने भी चार्ज जहां पे भी प्रेजेंट होंगे उन सभी की अलजेब्रिक सम कर दीजिएगा, आपका नेट अमाउंट ऑफ चार्ज आपका निकल आएगा। लेकिन मैंने ये बोला जब भी आप, क्योंकि एज वी नो दैट चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो जब भी ऐड करेंगे, क्योंकि ऑर्डिनरी लॉ ऑफ अलजेब्रा इसके ऊपर ऑबे होगा, तो जब भी ऐड करेंगे तो साइन को जरूर ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए एक आपका आइसोलेटेड सिस्टम है, उसमें 3 चार्ज हैं, एक है +Q1, -Q2 और +Q3। अगर मुझे इस सिस्टम का नेट चार्ज निकालना है तो क्या कीजिएगा, सभी चार्ज को करना तो ऐड है लेकिन उनके साइन के साथ। जैसे सेकंड चार्ज आपका नेगेटिव है तो उसे नेगेटिव लीजिएगा, +Q3। तो नेट अमाउंट ऑफ चार्ज आपका किसके इक्विवेलेंट आ गया, Q1 - Q2 +Q3। तो इन दिस वे वी कैन ऐड द इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इस मीन हमारा जो चार्ज है वो एडिटिविटी के फिनोमेना को ओबे करता है, स्केलर क्वांटिटी है और सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा को ही वो ओबे करेगा। ओके, सेकंड आपकी प्रॉपर्टी की ओर मूव कर रहा हूं। चार्ज की सेकंड प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसका नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, देखिए क्वांटाइजेशन कहता है अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज ए प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली किसी भी बॉडी के ऊपर जो भी टोटल चार्ज होगा, किसी भी बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज को Q मान लीजिए, अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज किसी भी बॉडी के ऊपर जो नेट चार्ज या जो भी टोटल चार्ज होगा वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन। ओके, तो किसी भी बॉडी के ऊपर Q का मतलब क्या है, टोटल चार्ज या नेट चार्ज, N का मतलब होता है इंटीग्रल नंबर, यानी जो भी नंबर होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा, इंटीग्रल, ठीक है, मल्टीपल या इंटीग्रल नंबर होगा ये, और E क्या चीज होगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑफ, इसे प्रोटॉन का नाम दे सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज द नेट चार्ज प्रेजेंट ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। आप सभी को पता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन का चार्ज भी इतना ही होता है लेकिन पॉजिटिव साइन के साथ होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्वांटाइजेशन का मतलब होता है किसी भी चार्ज के ऊपर जो भी चार्ज, किसी बॉडी के ऊपर जो भी नेट चार्ज होगा वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इट्स मीन N की वैल्यू हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगी। N की वैल्यू क्या होगी, या तो इसकी वैल्यू 1 हो सकती है, इसकी वैल्यू +2 हो सकती है, +-3 हो सकती है, एंड सो ऑन। बट कभी भी किसी बॉडी के ऊपर चार्ज फ्रैक्शनल नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं होगा किसी बॉडी के ऊपर N की वैल्यू फ्रैक्शनल आ जाए, यानी किसी बॉडी के ऊपर फ्रैक्शनल अमाउंट ऑफ चार्ज आपका कभी फिजिबल नहीं है। चार्ज होगा तो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ही आपका क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ओके, तो यानी किसी बॉडी के ऊपर जो चार्ज फिजिबल है, यानी किसी बॉडी के ऊपर चार्ज हो सकता है +-1 E के इक्विवेलेंट हो, फिजिबल है +-2 E भी हो सकता है, +-3 E भी हो सकता है। यानी जब भी चार्ज होगा वो इस तरह इंटीग्रल मल्टीपल ही होगा, लेकिन कभी भी फ्रैक्शन में एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, इसी प्रॉपर्टी के कारण व्हेन वी रब टू बॉडी विद ईच अदर, जब भी आप इसी प्रॉपर्टी के कारण, देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के कारण, व्हेन वी रब टू इंसुलेटिंग बॉडी विद ईच अदर, जब भी दो इंसुलेटिंग बॉडी को या जब भी दो बॉडी को आप रब करोगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर होगी। लेकिन इस क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण जो भी ट्रांसफर होगा वो भी हमेशा इंटीग्रल ही मल्टीपल होगा। इट्स मीन एक बॉडी दूसरी बॉडी को 1 इलेक्ट्रॉन दे सकती है, 2 इलेक्ट्रॉन दे सकती है, 10 दे सकती है, लाख दे सकती है, लेकिन जब भी आपका ट्रांसफर होगा वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा। आप कभी ये नहीं कहेंगे कि
एक बॉडी ने दूसरी बॉडी को 1.5 इलेक्ट्रॉन दे दी, ऐसा कभी फिजिबल ही नहीं है, ठीक है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। या तो आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंप्लीट होगा या ट्रांसफर नहीं होगा। तो ये है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की एक फिनोमिना। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में बताएं तो क्वांटाइजेशन ऑफ जो चार्ज का जो फिनोमिना था, आपका सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंटली इसे डेमोस्ट्रेट करके दिखाया था फैराडे ने ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। उसके बाद बचे आपके आर के मिलिकन आए जिन्होंने इसे एक्सपेरिमेंटली डेमोस्ट्रेट करके भी दिखाया, ठीक है, इसे प्रूव करके दिखाया, इसकी हेल्प से चार्ज अपॉन मास की वैल्यू भी निकाल के दिखाई। रिसेंट जो टेक्नोलॉजी कहती है आपके बच्चे, रिसेंट टेक्नोलॉजी के अंदर ये बोला जाता है जो आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो आपके बहुत ही स्मॉल फंडामेंटल और भी पार्टिकल डिटेक्ट हुए हैं जिनको बोलते हैं क्वार्क्स, ठीक है। तो फंडामेंटल न्यू पार्टिकल आपके डिटेक्ट हैं जिनसे माना जाता है कि आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बने हैं, जिनके ऊपर चार्ज होता है बच्चे प्लस माइनस 2e/3 या आपके उनके ऊपर चार्ज है प्लस माइनस e/3। तो नई लेटेस्ट डिस्कवरी से आपको बच्चे ये हमें पता लगा है जो क्वार्क्स आपके नए एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल निकले हैं जिनके ऊपर चार्ज की वैल्यू किसके बराबर होती है, प्लस माइनस 2e अपॉन या आपकी प्लस माइनस e/3 के बराबर होता है। लेकिन ये कभी भी फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते, इसीलिए हम एलिमेंट्री चार्ज अभी भी आज की केस में भी किसको मानते हैं, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को बोलते हैं। बेटा ये आपकी प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन जरूर आ जाता है। ओके, इस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग किस किस तरह के आपके क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच टोटल चार्ज इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं क्या किसी बॉडी के ऊपर इतना चार्ज फिजिबल है 5.3 × 10⁻18 कूलम। मेरे एक क्वेश्चन पूछा इज दिस अमाउंट ऑफ चार्ज इज पॉसिबल ऑन एनी बॉडी, क्या किसी बॉडी के ऊपर ये चार्ज पॉसिबल हो सकता है या नहीं हो सकता। आप क्या कीजिए, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, आप क्या कीजिए इस फॉर्मूले क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का यूज कीजिए। आप क्या कीजिए कि आपका एन किसके बराबर होगा, Q/E। Q की वैल्यू पॉजिटिव थी तो 5.3 × 10⁻18 कूलम और आपकी E की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है। सॉल्व कीजिए, अगर आपके n की वैल्यू इंटीग्रल मल्टीपल आई, मतलब अगर आपके n की वैल्यू होल आई मतलब इंटीग्रल मल्टीपल आई, इट्स मीन उस बॉडी के ऊपर ये चार्ज फिजिबल है, अदरवाइज उस बॉडी के ऊपर ये चार्ज फिजिबल नहीं है। इसका मतलब आप इस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली ये बता सकते हो किसी बॉडी के ऊपर ये अमाउंट कोई भी अमाउंट ऑफ चार्ज फिजिबल है या नहीं। सेकंड, इससे आप सेकंड तरह का क्वेश्चन आप ऐसे भी कर सकते हो। मान लीजिए आपको बताना हो 1 कूलम ऑफ चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर पॉसिबल इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। किसी बॉडी के ऊपर चार्ज 1 कूलम है, उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, सिंपल है, आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगेन निकालने हैं, n किसके बराबर होगा, Q/E। तो 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1.6 × 10⁻19 कूलम, लीजिए डिवाइड कीजिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप इससे निकाल सकते हैं। तो ये बता सकते हैं कि 1 कूलम ऑफ चार्ज या किसी भी कूलम ऑफ चार्ज के अंदर कितने मर्जी कूलम ऑफ चार्ज ले लीजिए, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। इस तरह के क्वेश्चन आप इससे किए जा सकते हैं। थर्ड टाइप, मान लीजिए एक बॉडी के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेट अस कंसीडर बॉडी हैविंग द 200 एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक बॉडी के पास 200 एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो उसके पास चार्ज कितना एक्सेस होगा। तो आपने बचे 200 एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी n की वैल्यू आपके पास दे दी गई है। अगर आपके n की वैल्यू, n की नॉलेज है तो अगेन इसी फॉर्मूले का यूज कीजिए, n = ± ne के बराबर होता है, सॉरी Q = ±ne के इक्विवेलेंट है। n की वैल्यू कितनी है बच्चे, आपकी 200 है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आपको बोला गया था एक्सेस ऑफ आपके इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है, -1.6 × 10⁻19, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपका आंसर मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपका आंसर निकल आएगा। तो इस तरह बच्चे आप क्या कर सकते हो, किसी बॉडी के ऊपर क्या चार्ज है, आपकी किसी बॉडी के ऊपर ये चार्ज फिजिबल है या नहीं है, उसकी वैल्यू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से आप निकाल सकते हैं। एक और बच्चे एक एनसीईआरटी का एक आपके सामने क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं, वो क्या है, ओके, क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इन ए कप ऑफ वाटर। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक कप ऑफ वाटर के अंदर आपके कितने पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होते हैं। उस क्वेश्चन में बच्चे थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा उसे। मान लीजिए बच्चे आपका एक कप है, ठीक है, कप ऑफ वाटर है, मान लीजिए कप ऑफ वाटर है और मुझे ये बताना है इसके अंदर कितने पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हैं। चार्ज निकालना है तो मुझे पता है चार्ज किसके बराबर होता है, चार्ज इज इक्वल टू ±ne। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंगली चार्ज हमेशा आपका किसके बराबर होगा, ±ne के इक्विवेलेंट होगा। जनरली एक कप के अंदर कितना वाटर आता है, जनरली एक कप के अंदर जो वाटर होता है वो होता है 250 सेंटीमीटर क्यूब, या अगर मैं इसके मास की बात करूं तो 250 ग्राम के इक्विवेलेंट होता है। तो जनरली एक जो कप के अंदर जो वाटर होता है उसका मास कितना होता है बेटा, 250 ग्राम होता है। वाटर की बात करें तो केमिकल फॉर्मूला वाटर का क्या है बच्चे, H2O है। मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो वाटर का मॉलिक्यूलर वेट होता है 18 ग्राम। आप सभी को एवोगैड्रो कंसेप्ट के बारे में पता है,
किसी के मोलिकुलर वेट के अंदर या किसी के मोलिकुलर मास में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होते हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 18 ग्राम, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 18 ग्राम, 18 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, 18 ग्राम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं एवोगैड्रो नंबर के बराबर, यानी 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल। वाटर के 18 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैं लिख देता हूं बच्चे, इतने मॉलिक्यूल्स हैं कितने में, 18 ग्राम में। ओके, अगर 18 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल हैं तो 1 ग्राम में कितने होंगे बच्चे, इसे आप क्या कीजिए, सिंपली आप इसे 18 से डिवाइड कर देंगे, आप इसे 18 से डिवाइड कर दीजिए। इस तरह आपने 1 ग्राम में कितने आपके वाटर के मॉलिक्यूल होंगे वो निकाल लिए। आपने कितने ग्राम में निकालने थे, आपने निकालने थे 250 ग्राम में। अगर आपने 250 ग्राम में निकालने हैं तो 250 ग्राम में निकालने हैं, 1 ग्राम में निकाल चुके हैं, 250 में निकालना चाहते हैं, तो सिंपली इस क्वांटिटी को, जो भी मेरी कैलकुलेशन आई थी, इसे आप क्या कीजिए, 250 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस तरह बच्चे आपने निकाल लिया कि 250 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। तो अभी हमने क्या निकाला बच्चे, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। तो 250 ग्राम ऑफ वाटर में इतने मॉलिक्यूल होते हैं। आपके वाटर के हर मॉलिक्यूल के पास ये देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑक्सीजन का आउटरमोस्ट शेल में बात करें तो ऑक्सीजन के पास होते हैं 8, हाइड्रोजन के पास 1, 2 है हाइड्रोजन तो 2, तो 8 + 2 हो गया 10। इसका मतलब आपके जो वाटर के हर मॉलिक्यूल के पास 10 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 10 पॉजिटिव चार्ज बोल सकते हैं, 10 नेगेटिव चार्ज बोल सकते हैं, दोनों इक्विवेलेंट ही होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन, अगर आपके वाटर के एक मॉलिक्यूल के पास 10 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर एक मॉलिक्यूल के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इतने मॉलिक्यूल के पास कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, मैं उसे n से लिख रहा हूं, n क्या है, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अगर एक मॉलिक्यूल के पास 10 इलेक्ट्रॉन है तो इतने मॉलिक्यूल के पास कितने होंगे, सिंपली 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। लीजिए, इसे सिंपली 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या निकाल लिया आपने, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। अगर आपने n निकाल लिया तो फाइनली q किसके बराबर होता है, q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज q होता है आपका प्लस माइनस एन ई के बराबर। अगर प्लस माइनस एन ई लिख दिया आपने, n की वैल्यू यहां से निकाल चुके हो, n की वैल्यू को यहां पुट कीजिएगा, आपके इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपको पता है, पुट करते ही आपका आंसर आ जाएगा। अगर प्रोटॉन निकालोगे तो यहाँ पॉजिटिव रख लेना और इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ क्या रख लेना, नेगेटिव चार्ज रख लेना। तो इस तरह बच्चे हम क्या कर सकते हैं, इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द हाउ मेनी चार्ज कंटेन इन ए कप ऑफ वाटर। तो इस तरह बच्चे इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो। तो इस तरह बच्चे मैंने आपको दिखाया आपकी सेकंड प्रॉपर्टी जिसका नाम था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बड़ा आपके इसके अंदर बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं, तो आप इसके न्यूमेरिकल के ऊपर प्रैक्टिस कीजिए और इस तरह बच्चे आप इसके क्वेश्चन को कर सकते हो। चलिए अपनी थर्ड प्रॉपर्टी की ओर मूव करते हैं। लीजिए, आपकी थर्ड प्रॉपर्टी की ओर मूव कर रहे हैं जिसका नाम है बच्चे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। थर्ड प्रॉपर्टी की ओर मूव कर रहे हैं जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यह है आपकी थर्ड प्रॉपर्टी जो आपके एसोसिएट करती है इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ, जो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज इज ऑलवेज कांस्टेंट या रिमेन कांस्टेंट। एक आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। कैसे? मैंने आपको बच्चे बहुत बार, सो मेनी टाइम अभी तक मैं एक आपका एग्जांपल आपका रिपीट कर चुका हूं, बार बार ले चुका हूं इस एग्जांपल को। आप गिलास रोड को सिल्क के कपड़े के साथ रब कीजिए। देखिए, एक गिलास रोड लीजिए, सिल्क का कपड़ा ले लीजिए, रब करने से पहले नेट अमाउंट ऑफ चार्ज कितना था? ओके, बिफोर रबिंग इनके दोनों के ऊपर नेट अमाउंट चार्ज कितना था? 0 था। इसका मतलब जब तक मैं इसे रब नहीं करूंगा तब तक इनके ऊपर नेट चार्ज 0 होगा। अब इसे क्या कीजिए, रब कर दीजिए। रब करेंगे तो गिलास रोड के ऊपर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव। और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव। लेकिन अगर मैं कहूं नेट अमाउंट ऑफ चार्ज जब भी कितना है, तो जितने यहां पॉजिटिव हैं उतने ही यहां नेगेटिव भी होते हैं। इसलिए नेट अमाउंट ऑफ चार्ज, क्योंकि चार्ज एडिटिविटी को भी करता है, आपकी पिछली प्रॉपर्टी में आपको बता चुका हूं। तो अगर नेट अमाउंट ऑफ चार्ज की बात करेंगे तो नेट अमाउंट ऑफ चार्ज अभी भी कितना है? 0 है। इट्स मीन हुआ क्या बच्चे, आप कोई भी नया नेट चार्ज प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है, ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो। इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हाँ, आप चार्ज बॉडी को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, लेकिन नया नेट चार्ज ना ही प्रोड्यूस किया जा सकता है, ना ही लॉस्ट किया जा सकता है। तो एक आइसोलेटेड सिस्टम का नेट चार्ज हमेशा क्या रहेगा? कंजर्व ही रहेगा। आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री में जितनी भी आप रिएक्शन पढ़ेंगे, वो रिएक्शन इन सभी जितनी भी रिएक्शन है वो सभी की सभी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को जरूर ओबे करेगी ही करेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, एक रिएक्शन लेते हैं जिसका नाम है पेयर प्रोडक्शन। बड़ी फेमस रिएक्शन है पेयर प्रोडक्शन। इन द फिनोमिना ऑफ पेयर प्रोडक्शन, पेयर प्रोडक्शन के फिनोमिना में क्या होता है बच्चे, आपका एक फोटोन होता है, ये आपका गामा वर्ड से एक फोटोन लिखा जा रहा है। फोटोन क्या चीज होता है? एक न्यूट्रल पार्टिकल है, अनचार्ज मासलेस आपका पार्टिकल होता है। व्हेन ए फोटोन इज मेटेरियलाइज इनटू इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन,
इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। इसमें क्या होता है बच्चे, एक फोटोन होता है, ये फोटोन का सिंबल है। एक फोटोन मेटेरियलाइज या डिसोसिएट होकर एक आपका इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन के अंदर आपका डिसोसिएट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन, ये तो बच्चे सभी को पता है आपको इलेक्ट्रॉन। एक नया वर्ड आया यहाँ पे पॉजिट्रॉन, नया तो नहीं है आपके लिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। एंटी पार्टिकल मींस इनका मास सेम होता है एग्जैक्टली, चार्ज भी सेम होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का अगर नेगेटिव है तो इसका चार्ज होता है पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन का पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, तो सेम चार्ज इसका भी है लेकिन पॉजिटिव साइन के साथ। देखिए अगर इस रिएक्शन के अंदर अगर मैं रिएक्टेंट की बात करूं तो रिएक्टेंट के ऊपर नेट चार्ज है 0, और अगर प्रोडक्ट की बात करूं तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो यहां भी नेट अमाउंट ऑफ चार्ज क्या हुआ, 0 ही है। यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर आपका टोटल चार्ज दोनों साइड इक्वल है। इट्स मीन ये रिएक्शन आपके लॉ ऑफ कंजर्वेशन को ओबे करती है, तो ये ओके है, ये प्रोसेस होगा। एक सेकेंड है आपका बच्चे प्रोसेस जिसका नाम है पेयर एनिलेशन। पेयर एनिलेशन, इन द प्रोसेस ऑफ पेयर एनिलेशन। पेयर एनिलेशन में क्या होता है बच्चे, एक इलेक्ट्रॉन और आपका एक पॉजिट्रॉन एक दूसरे को मटेरियलाइज, एक दूसरे के अंदर खत्म, एक दूसरे के अंदर ऐड होकर एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। एंड अल्टीमेटली इन दिस रिएक्शन 2 फोटोन आर एमिटेड। इस प्रोसेस में 2 आपके क्या होते हैं, फोटोन आपके एमिट होंगे। अल्टीमेटली इसके ऊपर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, इसका चार्ज क्या है, पॉजिटिव। इट्स मीन रिएक्टेंट का टोटल चार्ज कितना हुआ, रिएक्टेंट का आपका टोटल चार्ज हुआ बच्चे आपका 0। सिमिलरली प्रोडक्ट का चार्ज देखिए, प्रोडक्ट का चार्ज भी क्या है, 0। इट्स मीन ये रिएक्शन भी आपकी क्या कर रही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को क्या कर रही है, ओबे कर रही है। फिजिक्स से चलिए एक न्यूक्लियर फिजिक्स से एक आपको एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यूरेनियम का एग्जांपल ले लीजिए, यूरेनियम 92-238, ठीक है। यूरेनियम क्या है बच्चे, मान लीजिए एक यूरेनियम का था, मान लीजिए एक यूरेनियम से एक अल्फा पार्टिकल रेडियोएक्टिव है, एक इससे अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, 2He4 निकलता है। ओके अगर मुझे पता है एक यूरेनियम से डिसोसिएट होकर एक आपका हीलियम निकल रहा है, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस था, एक अल्फा पार्टिकल बाहर निकल गया, तो अल्टीमेटली आप रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हो। कैसे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, दोनों साइड का चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। अगर यहाँ 92 है, 2 यहाँ आ गया तो बाकी यहाँ क्या आएगा, 90 किसका होता है, थोरियम का। ओके मास भी कंजर्व रहेगा, 238 ये रहा, 4 यहाँ है तो 234। तो इस तरह बच्चे हम किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं अगर आपको नॉलेज होगी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की। तो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी जो थी हमारी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी चार्ज आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन को ओबे करेगा, जिसके द्वारा आप किसी भी रिएक्शन को आप देख सकते हैं क्या ये रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है। अगर चार्ज लॉ ऑफ कंजर्वेशन चार्ज को ओबे करेगी तो श्योरली वो रिएक्शन फिजिबल होगी, और नहीं करेगी तो श्योर ये भी श्योर है कि वो रिएक्शन फिजिबल ही नहीं होगी। चलिए लास्ट प्रॉपर्टी की ओर मूव करते हैं जिसका नाम है आपकी चार्ज आर इनवेरिएंस इन नेचर। जो चार्ज है वो आपके इनवेरिएंस इन नेचर है। इनवेरिएंस का मतलब क्या होता है, इनवेरिएंस का मतलब होता है चार्ज का मोशन के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। जैसे आपको पता है बच्चे, देखिए आपका पता है आपके चार्ज और मास दोनों ही बेसिक क्वांटिटी है, बेसिक नेचर है, किसी बेसिक आपके किसी भी सब्सटेंस के साथ एसोसिएटेड होती हैं। लेकिन जब भी आपकी कोई बॉडी मूव करेगी, मान लीजिए एक बॉडी है जिसका मास है m, और अगर ये बॉडी स्पीड ऑफ लाइट से मूव करना शुरू कर दे, मान लीजिए एक बॉडी जिसकी स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल है, एट दैट टाइम इस बॉडी का मास बच्चे इस रिलेशन के अकॉर्डिंगली चेंज होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब क्या है, किसी भी बॉडी का मास हमेशा स्पीड के साथ चेंज होगा। लेकिन अगर मैं चार्ज की बात करूं तो आपके चार्ज एक इनवेरिएंस प्रॉपर्टी होती है, जिसका मतलब ये हुआ अगर आपका चार्ज चाहे मोशन में है चाहे आपका चार्ज रेस्ट पे है, चार्ज के ऊपर उसका ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी आपका चार्ज जब रेस्ट पे होगा, आपकी बॉडी पे जो चार्ज तब जितना है उतना ही चार्ज आपका मोशन में भी होगा। तो मास की तरह चार्ज आपका वेरिएबल नहीं है, इसीलिए यही है आपकी नंबर 4th प्रॉपर्टी जिसका नाम है इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आपका चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इनवेरिएंस होता है, उसके ऊपर मोशन का कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है।